बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला। कहा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा ही है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने जवाब, ये घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया? मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा तुष्टीकरण की राजनीति पर जवाब दे राहुल गांधी। विभाजनकारी राजनीति कर रही कांग्रेस, मुस्लिम लीग के आगे झुके राहुल गांधी। गांधी जवाब दे, ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं मांसाहारी नहीं हूं, मेरे बारे में फैलाई जा रही है आधारित अफवाहें, मैं गौरवान्वित हिंदू हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली में लगी बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। राहुल गांधी के साथ लगी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। कार्यकर्ताओं ने मंच से फोटो हटाई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भरी हुंकार। कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 2024 4 जून का दिन और 405 सीटें ये देश दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी में किया स्वागत। सपा और बसपा के कई नेताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमती अनुपमा जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, आज मैं पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र दरअसल तुष्टीकरण की नीति को मानता है और ऐसा लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाए। जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं उसमें मुस्लिम लीग जैसा ही घोषणा पत्र है। ये नड्डा ने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र किसके लिए है, ये भी सवाल पूछा और आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के आगे झुक गई है राहुल और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। तो यूं तो कांग्रेस ने बड़े अरमानों के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र की बखिया उधेड़ रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो पर धोया, तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में निकाल रहे हैं कमी। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आखिर कैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गर्मा गई है सियासत। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। वो अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की भावनाएं मुस्लिम लीग जैसी हैं और वो उनकी सभी मांगे मुस्लिम लीग के प्राथमिकताओं जैसी हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा
समर्थक दल मुस्लिम लीग है। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस शुक्रवार को अपने घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय पत्र का नाम दे रही है, उसके जरिए वो चुनाव में जीत हासिल करने के सपने देख रही है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। हालांकि पीएम मोदी के इस प्रहार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी नजर आई, क्योंकि जैसे ही पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी राय रखी, बीजेपी के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके तूफान में कांग्रेस के सारे शूल हवा होते नजर आए। इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर रहते हुए लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और गुजरे 10 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को देश की बहुसंख्यक आबादी का भरोसा जीतने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र देश की बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जारी होते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम नजर आती है कि कांग्रेस जनता तक अपनी सफाई भी पहुंचा पाएगी कि उनका घोषणा पत्र किसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, और इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के सिवनी में देखने को मिला, जहां कार्यक्रम तो राहुल गांधी का था, लेकिन उनके मंच पर फोटो लगा दी गई बीजेपी के एक नेता की। कैसे हुआ ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए। इसी बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां राहुल गांधी की चुनावी रैली के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, जहां पोस्टर पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो चस्पा कर दी गई। राहुल गांधी की चुनावी रैली के आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मंच पर जो फ्लैक्स लगाया जा रहा था, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ फग्गन सिंह की तस्वीर लगा दी गई, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेता हरकत में आए और पोस्टर उतरवाया गया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर को काटा गया और कांग्रेस विधायक रजनीश की फोटो काटकर चस्पा कर दी गई। हालांकि इस तरह की बड़ी भूल सुधार तो ली गई, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे इलाके में हवा की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।
और अब जो अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये मामला दरअसल बीजेपी के नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर का है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से झड़प हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया।